ये तो सिर्फ ढपोर संघ की घोषणाएं करते रहे। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा विकास का। ये तो हास्यास्पद स्थिति होगी। विकास और गिरिराज सिंह ये दोनों नदी के दो पार्ट हैं, इसलिए विकास की बात गिरिराज सिंह जी से जोड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई दम है। राजनीति के अंतिम पड़ाव पर मैं भी अब मानता हूँ कि राजनीति के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। ऐसे में अगर दल मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दल के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है राजद के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार मुन्ना। अशोक कुमार मुन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये जेपी आंदोलन से, छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं और राजद के स्थापना काल से ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपनी बेबाकी और कार्यशैली से जाने जाते हैं। आज के विभिन्न राजनीति मुद्दों पर राजद के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार मुन्ना जी से मैं बात करना चाह रहा हूं। अशोक कुमार मुन्ना जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअर को जो फ्रंटलाइन से जुड़े हुए हैं। तमाम व्यूअर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीति में कब और किस परिस्थिति में आए? मैं तो स्कूली छात्र था जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था और उसके एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में हमने अहम भूमिका निभाई। कई बार आंदोलन में मुझे जेल जाना पड़ा, चाहे वो भागलपुर का सेंट्रल जेल हो, हजारीबाग का सेंट्रल जेल हो, बांकीपुर का केंद्रीय कारागार हो। लंबे समय तक हमने छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण मुझे जेल में रहना पड़ा। जेल की यातनाएं सही। आपने कहा जो जेपी आंदोलन में आप स्कूली जीवन में आंदोलन किया, जेपी आंदोलन में आप जेल भी गए। जेल में कितने दिनों तक आप जेल में रहे? सर्वप्रथम 12 जुलाई 1974 को जयप्रकाश जी के आह्वान पर हम लोगों ने बिहार विधानसभा का घेराव करने का काम किया और जत्थेवार गिरफ्तारी, जिला वाइज गिरफ्तारी हो रही थी। 12 जुलाई 1974 को हम लोगों ने गिरफ्तारी दी विधानसभा, पटना विधानसभा के द्वार पर, और वहां से हम लोगों को भागलपुर केंद्रीय कारागार भेजा गया, जहां हम करीब 2 महीने तक रहे और उसके बाद हम लोगों को रिहा कर दिया गया। आप जेपी आंदोलन में जेल गए तो जेपी आंदोलन का पेंशन आप ले रहे हैं? ये बड़ी विडंबना है। जिन्हें मैं जेल ले गया, जिन्हें मैं प्रोत्साहित करके, मुझ पर आरोप लगे थे कि इन लोगों को बहला फुसला करके जेल ले गया है, ऐसे लोगों को तो पेंशन मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। आप राजद कब ज्वाइन किए? राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता कब आपने ग्रहण किया? मैं तो जनता पार्टी के बाद जनता दल में आया। जनता दल का विघटन 1997 में हो गया। 2 पार्टी, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल बना। मुख्य धारा में हम लोगों ने लालू यादव जी को नेता माना और राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना काल से हम सदस्य हैं। तो आपने राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुना? क्या खास वजह रही आपकी? देखिए, समाजवाद और सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द के झंडावदार मुझे लालू प्रसाद यादव नज़र आए। यहाँ 2 स्थितियाँ थी, या तो भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में शामिल होना या उसका विरोध करना। तो हम लोगों ने जयप्रकाश आंदोलन से ही उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जब हम लोगों को जेल जाने से पूर्व एक आचार संहिता का दिया गया था पन्ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, कहीं मुझे पास अभी भी सुरक्षित होगा वो, कि आरएसएस की शाखा लगाना को मनाही थी, क्योंकि जनसंघ के लोग भी जुड़े हुए थे जेपी मूवमेंट में। तो जयप्रकाश जी का लिखित निर्देश था कि आरएसएस का शाखा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा था
कि जो सांप्रदायिक एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए लोग चल रहे थे, उसके विरोध का एकमात्र नेता मुझे लालू यादव में नज़र आया और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का आज तक सदस्य हूँ। आप लालू जी के साथ रहे, अब उनके लड़के तेजस्वी जी के भी साथ हैं, दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के राजनीतिक वातावरण में रह कर के ही जवान हुए हैं। लालू जी के जितने अनुयायी और समर्थक हैं, वो तमाम लोगों ने तेजस्वी यादव को अपना नेता माना और युवा जोश के साथ युवा सोच भी उनके पास है और मुझे लगता है कि लालू यादव से आगे जाएंगे। आने वाले दिनों में इनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है। आपकी लंबी राजनीति है, आपने कभी एमएलए एमपी के लिए टिकट मांगा है या राजद ने आपको ऑफ़र दिया है चुनाव लड़ने का? देखिए, यहाँ बड़ी विडंबना है कि जिस विधानसभा से हम लोग बिलोंग करते हैं वो तेघड़ा, पहले बरौनी हुआ करता था, अब तेघड़ा विधानसभा है। तो वामपंथी दलों से लगातार तालमेल रहा, जनता दल का, जनता पार्टी का भी, तो सीपीआई को सीट जाती रही। 2000 में सीपीआई से तालमेल भंग हुआ और लगा था कि मुझे बरौनी से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो सीपीएम को दे दिया गया। मुझे मटिहानी से कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। मटिहानी से चुनाव लड़ना आप नहीं चाहा? हाँ, मटिहानी मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहा है और ऐसे में मुझे लग रहा था कि मैं एक हवाई कैंडिडेट होगा। वहाँ लोग पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, कब संघर्ष में साथ दिया, तो मैंने मटिहानी के क्षेत्रों में कभी अपनी राजनीतिक सक्रियता ज़्यादा नहीं कर पाई। आप जिले की राजनीति में सक्रिय हैं, अभी जिले में राजद की क्या स्थिति है, राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति? अभी तो सांगठनिक चुनाव हुआ था, बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल में सर्वसम्मत जिला अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया और तमाम लोगों ने और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में तमाम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी को मनोनीत करने का अधिकार दे रखा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, उस समय उनका ऑपरेशन चल रहा है अभी सिंगापुर में। मैं ईश्वर से कामना करता हूं उनका ऑपरेशन सफल हो और जब स्वस्थ होकर आएँ तो बेगूसराय जिला राष्ट्रीय जनता दल को एक नया जिला अध्यक्ष दें। क्या जिला अध्यक्ष के आप भी उम्मीदवार बन सकते हैं? देखिए, जनता दल जब थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रकाश में था, लाइमलाइट में था और उस समय जब भोला बाबू अध्यक्ष बने थे, रामनरेश शर्मा से मुकाबला हुआ था, स्वर्गीय रामनरेश शर्मा अधिवक्ता से मुकाबला हुआ था, 6 वोट से भोला बाबू जीते थे। तो उस समय जब सवर्णों की बात हुई कि कोई भूमिहार ही अध्यक्ष बनेगा, तो रामनरेश शर्मा भी भूमिहार थे, भोला बाबू भी, स्वर्गीय भोला बाबू भी भूमिहार थे। तो कहा गया था कि ये बिहट का है, ये दोनों नहीं होगा, इसी को बनाया जाए। तो उस समय मेरी चर्चा चली थी, अखबारों में भी छपा था। अगर मुझे जिला का कमान मिलता है तो मैं स्वीकार करूँगा। अभी शहरी निकाय चुनाव बहुत चर्चा में है, अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है, भाजपा महागठबंधन पर हमलावर है। गोपालगंज चुनाव जीतने के बाद भाजपा बहुत अपने आप को ताकतवर समझ रही है, तो इस शहरी चुनाव का जो पुनः डेट स्थगन के बाद डेट आया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है। कुछ लोग चले गए थे, अति पिछड़ों को जो नीतीश सरकार ने जो आरक्षण दिया है स्थानीय निकाय के चुनावों में, उसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके अदालत के आदेश से, अदालत की टिप्पणियों से चुनाव स्थगित हुआ। लेकिन फिर चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन कुछ बदला नहीं है। क्या सुधार नहीं हो पाया है? अति पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ है उसका क्या रिपोर्ट है, उसमें कहीं त्रुटियां हैं, तो तकनीकी त्रुटियों का सहारा लेकर के जो अति पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, इसी बिंदु को लेकर बीजेपी, जदयू या महागठबंधन पर हमलावर है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोधी रहा है। उसे तो कोई बहाना चाहिए। कोर्ट के आड़ में वो निशाना साध रहे हैं कि नीतीश सरकार, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, जबकि नीतीश सरकार ही ने पूरे देश में सबसे पहले अति पिछड़ों के आरक्षण का कम किया और महिलाओं को आरक्षण देने का 33% महिलाओं को आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण। तो ये तकनीकी खामियां कुछ हो गई होगी। स्थगन के बाद पुनः डेट का ऐलान किया गया। क्या लगता है जो चुनाव का डेट जो दिया गया 18 और 28 तारीख को, क्या मतदान होगी? देखिए, सबकी नज़रें अभी सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर जल्दी सुनवाई हुई और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो हो सकता है चुनाव स्थगित हो जाए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस बार चुनाव स्थगित होगा। चुनाव अपने नियत समय पर होगा। आज कुर्नी में चुनाव भी है। अब इससे पहले चुनाव जो हुआ था गोपालगंज में, राजद की करारी हार हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? गोपालगंज में राजद की करारी हार नहीं हुई, तकनीकी हार हुई। आपको पता होना चाहिए कि जब 2020 में चुनाव हुआ था, गोपालगंज से भाजपा जीती थी और महागठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो 40,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली गई थी। यादव से मुकाबला हुआ, वही से मुख्य प्रतिद्वंदी। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ उम्मीदवार दिया। महज 1700 वोटों से चुनाव हारे हैं, कोई करारी हार नहीं हुई। में आज चुनाव है, क्या आपको क्या लगता है? जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। जनता दलियों के उम्मीदवार को एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के, तो और मुकेश सहनी की वीआईपी भी वहाँ बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और उसे भी मत मिल रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन जीतेगा ये मत पथ खुलने के बाद ही पता चलेगा। ज़्यादा अब न चुनाव का समय है, न चुनाव प्रचार का समय है, इसलिए सच्चाई बयां करना ज़्यादा ठीक है। ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मतपत्र जब खुलेगा, मतपेटिका खुलेगी, तभी पता चलेगा कि 3 प्रत्याशियों में से, चाहे वो हम के प्रत्याशी हों, जनता दलियों के महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हों, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हों, कौन जीतेगा ये भी कहना मुश्किल है। चर्चा है सिद्दीकी साहब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। जगता बाबू की नाराज़गी को आधार मान करके मीडिया और समाचार पत्रों में ऐसी खबरें चलाई गई। जगता बाबू अस्वस्थ थे, अब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं। जगता बाबू भी रहेंगे अध्यक्ष? जगता बाबू अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रहेंगे और अध्यक्ष हैं भी। बेगूसराय राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषित शहर में आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक स्थिति है बेगूसराय वासियों के लिए। और बेगूसराय में प्रवास के दौरान पता भी चलता है कि बहुत प्रदूषित शहर है। इसके लिए सरकार और स्थानीय जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, इनको सोचना चाहिए। इसके लिए कोई मास्टर प्लान की आवश्यकता है और जब तक इस पर मास्टर प्लान बना के काम नहीं होगा, इसी तरह लोगों का दम घुटता रहेगा। यहाँ आपके 2 विधायक हैं ज़िले में। हमारे विधायक माननीय विधायक साहेबपुर कमाल डॉक्टर सदानंद समुद्र ललन यादव जी हैं। माननीय विधायक चेरिया बरियारपुर राजवंशी महतो जी हैं। तो यहाँ तो नगर में हमारे विधायक हैं नहीं जो मैं उन पर दबाव डालूँ यहाँ पर कुछ। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं के पिता यहाँ के मेयर भी हैं। तो यहाँ स्थानीय विधायक और मेयर पिता पुत्र हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है। सरकार के स्तर पर अगर कोई योजना जाती है, माननीय तेजस्वी यादव नगर विकास मंत्री भी हैं, तेजस्वी यादव के स्तर पर ऐसी स्तर जाएगी, मास्टर प्लान बनाकर जाता है, बेगूसराय को प्रदूषण मुक्त करने के लिए योजना बनती है, तो उसके लिए अगर राशि आवंटन होने में दिक्कत होगी तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपील करेंगे कि बेगूसराय जिले में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो राशि की ज़रूरत पड़ेगी वो राशि बिहार सरकार दे। 24 की चुनाव की तैयारी चल रही है।
बेगूसराय लोकसभा से महागठबंधन के या राजद के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, अब तो महागठबंधन का स्वरूप बदल गया है। नीतीश कुमार भी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस भी है, मांझी जी की पार्टी हम भी है, और CPI, CPM, माले तमाम लेफ्ट की पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में विगत चुनाव में CPI उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे गिरिराज सिंह जी से, उनकी हार हो गई। जिन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो चुनाव लड़ा गया पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत मिला, तो यहाँ भी हम सीट खोए। वामपंथी दलों से हमारा तालमेल नहीं था। डॉक्टर तनवीर हसन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार में चुनाव लड़े। इस बार कौन हो सकते हैं उम्मीदवार? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। ये तो बड़ी तमाम बड़े दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठकर, महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद के कार्यकाल को, काम को आज आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो ढपोर संघी, सिर्फ ढपोर संघी घोषणाएं करते रहे। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा। विकास की बात गिरिराज सिंह जी से विकास की बात जोड़ना स्थानीय सांसद और मंत्री जी को, तो ये तो हास्यास्पद स्थिति होगी। विकास और गिरिराज सिंह ये दोनों नदी के दो पार्ट हैं, इसलिए विकास की बात गिरिराज सिंह जी से जोड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई दम है। क्या आप बेगूसराय लोकसभा से MP का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्या आप अपनी उम्मीदवारी को पेश करेंगे? देखिए, हमारे आला कमान सब कार्यकर्ता की दक्षता, उनकी क्षमताओं से अवगत हैं। अब तो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। अंतिम राजनीति के अंतिम पड़ाव पर मैं भी अब मानता हूँ कि राजनीति के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। ऐसे में अगर दल मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दल के विश्वास पर खड़ा उतरूँगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार मुन्ना जी। इन्होंने बेगूसराय प्रदेश की राजनीति पर बहुत सारी बात बताई। अगर मौका मिला, पार्टी ने चाहा तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।